हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीज नेट प्रो पे। दोस्तों, लाइव क्लास लेना कितना अच्छा लगता है ना। एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत मज़ा आता है, बातें करके अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। बट यार, जब नेटवर्क प्रॉब्लम होती है ना तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। और अक्सर हमारे साथ यही होता है दोस्तों। क्या करें, ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि जब भी हम लाइव क्लास लेते हैं तो 70% हमें अब प्रॉब्लम आने लग गई है। जैसे कि आपने पीछे की वीडियोस में देखा होगा कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमें लाइव क्लास में। और मैं दिल से लाइव क्लास लेना चाहता हूँ, बट दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पाता। इस वजह से दोस्तों, आप दोस्तों का भी टाइम ख़राब होता है और मेरा भी मूड ख़राब होता है। और उससे क्या होता है कि आप लाइव क्लास के अंदर वीडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत डाउन होती है। तो इसका हम सॉल्यूशन करने की कोशिश की हमने, बट इसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मजबूरी में हमें अब आगे से रिकॉर्डेड वीडियो डालनी पड़ेगी 45 दिन का जो मैराथन कोर्स चल रहा है उसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों कि हम लाइव क्लास चाह कर भी नहीं ले पा रहे हैं। आप दोस्त देख रहे हैं दोस्तों, आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं लाइव जो हुई है हमारे, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसके अंदर। और आप दोस्त ये कहेंगे कि सर आपने वादा किया था, आपने बोला था कि लाइव क्लास लेंगे 45 दिन में। बट यार मैं क्या करूँ, यार मैं क्या करूँ। जब आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा तो यार फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा। आप दोस्तों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है और हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल दें। तो दोस्तों, आज से हम रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीज नेट प्रो पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग में फैलसीज के बारे में। फैलसीज क्या होती है, और इसके साथ साथ हम इथोस, लोगोस और पैथोस के बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फॉर्मल फैलसीज और इनफॉर्मल फैलसीज से बहुत क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देख। दोस्तों, हमारे सिलेबस के अंदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलसीज के बारे में दिया हुआ है, और हिंदी में बात करें तो इसका मतलब है औपचारिक और अनौपचारिक युक्ति दोष। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि फैलसी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम मिथ्या तर्क यानी कि फैलसी को समझने की कोशिश करते हैं। मिथ्या तर्क किसी कथन का वह भाग होता है जो तार्किक रूप से दोषपूर्ण सिद्ध किया जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है, ठीक है, वो हमें उसकी सुनने में तो अच्छी लग रही है, यानी कि सुनने में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बात तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन जब हम उसका डिटेल से एनालिसिस करते हैं, उसको तर्क आर्ग्यूमेंट के ऊपर उतार के देखते हैं, तो वो चीज़ गलत निकलती है, उसमें कहीं ना कहीं हमें दोष मिलता है। अब देखिए, जैसे बहुत बड़े बड़े नेता है, कुछ बात कह देते हैं और हमें लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में जब हम उसका अच्छे से एनालिसिस करते तो हमें पता चलता है कि उसकी बात वो बिल्कुल गलत थी। बहुत हमारे समाज के अंदर फेक न्यूज़ वगैरह फैलती है और वो हमें अच्छी लगती है, यानी कि सच लगती है, लेकिन उसको जब हम उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करके देखते, तर्क द्वारा देखते, तो वो गलत साबित होती है। हिंदी में इसे मिथ्या हेतु, हेतादभास और तर्काभास और भ्रामकता भी कहा जाता है। फैलसी को हिंदी में क्या कहा जा सकता है? मिथ्या हेतु, हेतादभास, तर्काभास और भ्रामकता भी कहा जा सकता है। लेकिन आप इसको इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना। मिथ्या हेतु बहुत प्रकार के होते हैं। जो हमारी फैलसी है ना दोस्तों, वो काफ़ी तरह की हो सकते हैं। अपनी बात और उसके निष्कर्ष को सही सिद्ध करने के लिए चतुर लोग जानबूझकर मिथ्या हेतु का सहारा लेते हैं, यानी कि वो शब्दों को इस तरह से घुमा देंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि रियलिटी में चीज़ क्या है, क्या बात है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि काफ़ी पाखंडी लोग होते हैं, पाखंडी लोगों की मैं बात करता हूँ, जो अंधविश्वास का सहारा लेते हैं, कहते हैं कि आप ये मंत्र पाठ कीजिए और ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। और ये हर धर्म में होता है, मुस्लिम धर्म में भी जो मौलाना वगैरह होते हैं, कुछ गंदे मौलाना वगैरह होते हैं, वो बहका देते हैं लोगों को, वो अपनी बातों में उलझा देते हैं और हमें लगने लगता है कि हमारी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से जो बाबा वगैरह होते हैं, फ्रॉड बाबा, वो भी इस तरीके से उलझा देते हैं। लेकिन जब हम उनको एनालिसिस करते हैं,
भाई इनके मंत्र पढ़ने से हम पास कैसे हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि आप ना 20 दिन तक पूजा पाठ कीजिए, आपके एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन वो कह रहा है, लेकिन जब हम उसको आर्ग्यूमेंट पे लेके चलते हैं, उसके साथ तर्क करते, भाई ऐसे कैसे पास हो जाऊंगा मैं जब एक भी बुक नहीं पढ़ूंगा, मेरे को सिलेबस के बारे में नहीं पता है, तो मैं कैसे पास हो जाऊंगा। तो जब हम उसको तर्क के ऊपर देखते हैं तो वो क्या होती है दोस्तों, फैल्सी होती है। यानी कि बातों को इस तरीके से घुमा फिरा दिया जाता है कि वो हमें सच लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उसको तर्क पे देखते तो वो गलत साबित होती है। तो इसके अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें होती है दोस्तों, उन सभी को हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। इसलिए विविध प्रकार के मिथ्या हेतु का ज्ञान रखना अपनी बात को दोष से रहित बनाने के लिए उतना ही जरूरी है जितना किसी दूसरे की बात में निहित तर्क दोष को उजागर। देखिए इसका मतलब सीधा सा यही है कि जो व्यक्ति हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, उसे भी तो पता है ना चीज़ों को किस तरह से घुमाना फिराना। इसी तरीके से हमें भी पता होना चाहिए कि वो जो बात कह रहा है उसको हमें किस तरीके से तर्क करना है, किस तरीके से आर्ग्यूमेंट करना है, और किस तरह से उसमें सच्ची बात को निकाल के लेके आना कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो इसलिए हमें फैल्सी के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों हमने हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर दिया हुआ, आप दोनों को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ए फैल्सी इज द यूज ऑफ इनवैलिड और अदरवाइज फॉल्टी रीजन और रॉन्ग मूव इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। यानी कि इसके अंदर गलत तरीकों का यूज किया जाता है, गलत रीजनिंग का यूज किया जाता है अपनी बात को साबित करने के लिए। ए फैलेशियस आर्ग्यूमेंट मे बी डिसेप्टिव बाय अपीयरिंग टू बेटर देन इट रियली इज। यानी कि उसके अंदर जो रियलिटी में जो होता है ना उससे ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है इसके अंदर। और अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे एक छोटा शेर है, बेबी है शेर का, और यहाँ पे एक बिल्ली है। ये क्या सोचती है भाई, ये जो है ना ये जानवर मेरी तरह दिखता है, और ये क्या कहती है कि इसके भी 4 टांगे, यानी कि ये जो शेर है इसके भी 4 टांगे हैं, मेरे भी 4 टांगे, यानी कि इसको भी 4 टांगे और मुझे भी 4 टांगे, इसको भी एक पूंछ है, इसको भी एक पूंछ है, और ये कहती है मुझे भी एक पूंछ है, तो मैं भी टाइगर होगी। यानी कि बातें इसकी सारी की सारी वही है जो इसके अंदर है, लेकिन दोनों के दोनों सेम तो नहीं है ना, एक जैसे तो नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन अगर बातों पे इनके विश्वास करें तो कहेंगे कि हाँ ये दोनों एक चीज़ है, लेकिन ये रियलिटी में एक नहीं है। तो इस तरीके से हमें बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं, भाई ये देखो हम ऐसे पूजा पाठ करेंगे, ये करेंगे और शनि ग्रह दूर हो जाए, ऐसे हो जाए, वो हो जाए, यानी कि हमें बहकाने की कोशिश करते हैं। और हर धर्म में, हर जगह, हर देश में ऐसा किया जाता है, राजनेता लोग भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। तो ये आप इसमें इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और इसमें बस थोड़ी बेसिक नॉलेज हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा डीपली इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है। और अब देखिए जैसे ये है, जो उसने कहा था कि राहुल गांधी ने कहा था कि एक साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। ये लोग क्या सोचते हैं कि ये बात इन्होंने ही कही थी, राहुल गांधी ने कही थी, लेकिन मीडिया के अंदर इनकी बात को घुमा फिरा के पेश किया गया और पूरा देश आज ये मानता है कि ये बात इन्होंने कही थी। देखिए मैं भी मानता हूँ कि ये बात इन्होंने कही थी, लेकिन इनके कहने का मतलब कुछ और था। इनकी पूरी वीडियो आज तक किसी ने नहीं सुनाई, जो पूरी ऑडियो क्लिप थी, पूरी वीडियो थी, वो किसी को नहीं बताई गई। अगर आप वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों कह रहे, उसका रीज़न क्या है। जो आज तक हमने इनके बारे में सोचा है, भाई ये तो बड़े ही बेवकूफ़ किस्म के इंसान हैं कि ऐसी क्या मशीन बनाएंगे कि एक तरफ आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकालो। ये इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं कि ऐसी बातें कहेंगे, लेकिन इनको इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया इनके मैसेज को कि लोगों को ये बिल्कुल सच लगती है। ये देखिए ये कहा है ना इसने कि एबीपी न्यूज़ ने आलू से सोना बनाने वाले वीडियो का सच क्या है। तो इसका जो सच था वो कुछ और था, लेकिन हमें शब्दों के माया जाल में इस तरीके से घुमाया गया कि हमें आज भी ये लगता है कि ये जो राहुल गांधी बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, इसने ऐसी बेहुदा बात कही। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें जो शब्दों के माया जाल में घुमाया गया था। तो ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ में। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों फैल्सीज के अंदर और क्या चीज़ें होती है। देखिए
one way to go about evaluating an argument for fallacies is to return to the concept of three type of support for the claim। यानी कि कोई भी आर्ग्यूमेंट है उसको क्या क्या सपोर्ट करेगा, उसके अंदर क्या क्या तीन चीज़ें होनी चाहिए, इथोस, लोगोस, पैथोस। इन तीनों के बारे में हमें पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें से पहले यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इथोस के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। इथोस is an argument that appeal to ethics, authority and credibility। यानी कि ये एक ऐसा तर्क होता है जो नैतिकता, अधिकार और विश्वास के लिए अपील करता है। ये कहता कि आप हम पे विश्वास कीजिए, ये अधिकार है हमारा और ये हमारा कर्तव्य है। इस तरह की हम बातें करते हैं, इस तरीके की अपील करते हैं और उनसे हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं अपनी विश्वसनीयता के लिए। अब इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, रेटिंग ऑफ एनी ऐप। देखिए हम प्ले स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐप की रेटिंग दी जाती है, तो वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे बारे में बताइए कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और आप जब हम उसके बारे में अच्छी रेटिंग देते हैं तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये जो ऐप है बहुत अच्छी ऐप है। तो ये चीज़ है दोस्तों। और आप हमारी ऐप निमिज नेट को भी रेटिंग ज़रूर करना दोस्तों। अगर आपने हमारी ऐप इंस्टॉल करके और उससे आपको कोई भी फ़ायदा हुआ है तो आप हमें रेटिंग ज़रूर करना दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं लोगोस। लोगोस क्या होता है, इज़ एन आर्ग्यूमेंट दैट अपील टू लॉजिक। ये बात करता, तर्क की बात करता है। वहाँ पे आर्ग्यूमेंट की बात होती है, लॉजिक की बात होती है। ये चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, इसके पीछे रीज़न क्या है। और इसका हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इंटरनेट इज़ वेरी स्लो ड्यू टू बैड नेटवर्क। अब हम कहें कि इंटरनेट इज़ वेरी स्लो, ठीक है, तो अगला व्यक्ति पूछेगा कि भाई क्यों स्लो है, इसका रीज़न क्या है। आपका मोबाइल ख़राब है इसलिए रीज़न, ये रीज़न है, या फिर आपके मोबाइल में जो डेटा है वो ख़त्म हो गया है, क्या है उसका रीज़न क्या है। तो हम रीज़न देंगे भी बैड नेटवर्क है। तो जहाँ पे हम रीज़न दे, तर्क दे, लॉजिक दे, तो वहाँ पे क्या होगा, लोगोस होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पैथोस की बात करते हैं। पैथोस इज एन आर्ग्यूमेंट दैट अपील टू इमोशन। ये क्या है कि ये फीलिंग की बात करता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं हम, यानी कि इमोशनल करने की कोशिश करता है, अपनी बात इमोशनली तरीके से मनवाने की कोशिश करता है। इसके अंदर देखिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, माई फादर इज़ द बेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके अंदर हम अपनी भावना में बह के कहते हैं कि जो मेरे पिता है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। तो इस तरीके से हम इसमें भावनाओं की बात करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है। और उसके बाद दोस्तों हमारे टाइप ऑफ फैल्सीज आते हैं। और फैल्सीज आप सभी को पता है कि दो तरह की होती है, फॉर्मल फैल्सीज और इनफॉर्मल फैल्सीज होती है। इन दोनों के बारे में हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप हमारी ऐप निमिज नेट ज़रूर डाउनलोड करना, और कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताना, और आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। NTA UGC नेट यानी निमिज नेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिज नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ फैल्सीज के बारे में। और पहले हमने बात की थी कि फैल्सीज क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगी कि फैल्सीज क्या होती है, और कई टर्म्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएंगी। आपको प्ले लिस्ट में सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी लॉजिकल रीजनिंग के हमारे। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर 1 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोस देंगे, एड फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है।
और आज हम बात करने वाले हैं कि टाइप ऑफ फैल्सीज, और इसके अंदर हम बात करेंगे फॉर्मल फैल्सीज और इनफॉर्मल फैल्सीज की। तो दोस्तों चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल फैल्सीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि औपचारिक मिथ्या क्या होती है। देखिए यहाँ पे हमने हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर दिया हुआ है, आप दोनों में पढ़ सकते हैं। फॉर्मल फैल्सीज अगर व्हेन द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो द प्रीमाइसिस, यानी कि जो कंक्लूजन है वो प्रीमाइसिस को फॉलो ना करे तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मल फैल्सीज हमारा होगा। और इसके अंदर देखिए जैसे कि हम बात करें, औपचारिक विसंगतियां तब होती है जब निष्कर्ष आधार का पालन नहीं करता। इन्हें अक्सर गैर अनुक्रमित या निष्कर्ष के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जिसका शुरुआती दावों से कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि जो हमारी प्रीमाइसिस होती है उससे कोई लेना देना नहीं होता। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रीमाइसिस, सभी कुत्ते काले हैं, ठीक है, सभी कुत्ते क्या है, काले हैं। प्रीमाइसिस 2 क्या है, सभी बैल काले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला है, सभी बैल कुत्ते हैं। तो इन्होंने इन दोनों से कंक्लूजन निकाल दिया, सभी बैल कुत्ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों कि सभी बैल है वो कुत्ते नहीं होते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलत तरीके से इसका मतलब निकाला है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मल फैल्सीज कहेंगे। और इसके कई तरह के टाइप्स हो सकते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और देखिए टाइप ऑफ फॉर्मल फैल्सीज, और हर एक टाइप को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। टाइप ऑफ फॉर्मल फैल्सीज में सबसे पहले हम बात करते हैं अपील टू प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसके अंदर कुछ सच होने का दावा किया जाता, संभावना की जाती कि ये सच हो सकता है। अब देखिए, आई सी के डार्क क्लाउड ऑन द होरिजन, डार्क क्लाउड मीन रेन, इट गोइंग टू रेन हेयर टुडे, यानी कि ये कह रहा है कि आज हमें आकाश में काले बादल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आज बारिश होने की संभावना है। तो यहाँ पे क्या है, ये सच होने का कुछ दावा कर रहा है, संभावना यहाँ पे लगाई जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, अपील टू प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जैसे एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब की बार मेरा JRF पक्का हो जाएगा क्योंकि मैंने अब की बार ओल्ड पेपर बहुत अच्छे से किए हैं। अब ये देखिए, ये दावा कर रहा है JRF पक्का हो जाएगा क्योंकि मैंने अब की बार ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से किए हैं। तो यहाँ पे हम किसी चीज़ के होने का दावा करते हैं और संभावना लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अपील टू प्रोबेबिलिटी होगा। और आगे हम बात करते हैं बैड रीजन फैल्सी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कंक्लूजन गलत निकलता है क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट ही गलत दिया हुआ होता है। जो आर्ग्यूमेंट होता है वो गलत होता है और उससे कंक्लूजन भी फिर गलत निकलता है। और इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे कि मान के चलिए ये है एग्जाम्पल दिया हुआ है, गाय हमेशा सफ़ेद होती है इसलिए ये एक भैंस है। अब देखिए इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट क्या दिया है, गायें हमेशा सफ़ेद होती है। अब ये देखिए ये गलत है क्योंकि गायें जो है दोस्तों वो येलो भी हो सकती है, और क्या है कि ब्लैक भी हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। लेकिन इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट है वो पहले ही गलत दे दिया कि गाय हमेशा सफ़ेद होती है इसलिए ये एक भैंस है। तो इसका कंक्लूजन भी क्या है दोस्तों, फिर वो गलत ही निकलेगा क्योंकि आर्ग्यूमेंट ही इन्होंने गलत दिया हुआ है। और आगे हम बात करते हैं, जैसे एक और है यहाँ पे, ये एक बहुत गरीब है, ये क्या है, बहुत गरीब है, किसी की आर्थिक सहायता नहीं कर सकता इसलिए ये एक बुरा इंसान है। तो ये देखिए इन्होंने कहा है कि ये बहुत गरीब है, आर्थिक सहायता नहीं कर सकता इसलिए एक गलत इंसान है। और आगे हम बात करते हैं मास्क्ड मैन फैल्सी, मास्क्ड मैन फैल्सी, और इसको आल्सो नाउन एज द इंटरनेशनल फैल्सी, इट इन्वॉल्व ए सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्टीज, यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, उससे हम किसी का अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। दो समान चीज़ें होती एक जैसी लगती है, उनसे हम अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। यदि दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, समान है, तो तर्क को मान्य माना जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि दो चीज़ें होती है और उसके अंदर हम कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ से ये क्या है, आप सभी जानते हैं कि ये सोनू सूद है, और सोनू सूद का जो फिल्मों में किरदार है वो नेगेटिव रहता है, ये गुंडे का रोल अपनाते हैं। और लेकिन इन्होंने लॉकडाउन के अंदर बहुत लोगों की हेल्प की थी। तो ये एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे सोनू सूद का फिल्मों में नकारात्मक किरदार है और रियल लाइफ में उन्हें गरीबों की बहुत सहायता की है। अब देखिए यहाँ पे आदमी एक है,
ठीक है, आदमी एक है और लेकिन उसके चेहरे दो है। फिल्मों में चेहरा जो है वो अलग है और लेकिन रियल में उनका चेहरा अलग है। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी मास्क्ड मैन फैलेसी यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरह से इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नॉन स्क्वेटर फैलेसी। ये फैलेसी वेरियन someone assert a conclusion that does not follow from the preposition, यानी कि जो preposition को follow ना करे conclusion। अब देखिए इसके अंदर हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आइसक्रीम खाने से मेरी बेटी बीमार हो गई, इसलिए किसी को भी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए क्योंकि आइसक्रीम खाने से बीमार हो जाते हैं। A fallacy wherein someone assert a conclusion that does not follow from the preposition, जो कि preposition को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है, उसका हम गलत मतलब निकालते। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आइसक्रीम खाने से मेरी बेटी बीमार हो गई। ठीक है, आइसक्रीम खाने से इनकी बेटी बीमार होगी, इसलिए किसी को भी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। अब देखिए इन्होंने कहा है कि आइसक्रीम खाने से मेरी बेटी बीमार होगी, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं निकलता ना कि किसी को भी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए क्योंकि आइसक्रीम खाने से बीमार हो जाते हैं। इनकी बेटी बीमार हो गई है, लेकिन हर कोई आइसक्रीम खाने से बीमार हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे जो भी कंक्लूजन निकाला है वो गलत कंक्लूजन निकाला है। तो दोस्तों ये हमारी फॉर्मल फैलेसीज़ के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स थे, आपने पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप्स समझ में आ गए होंगे। हमने हिंदी इंग्लिश में और विद पिक्चर आपको एग्जांपल अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आज हम केवल और केवल बात करेंगे फॉर्मल फैलेसीज़ के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इनफॉर्मल फैलेसीज़ के बारे में, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ जाए। तो दोस्तों आगे वाली वीडियो भी आप अच्छे से देखना ताकि आपको अच्छे से सभी टॉपिक समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल निमिजी नेट प्रो को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। और दोस्तों अगर आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड चाहिए, प्लस में एड फ्री वीडियो चाहिए, कंप्लीट स्टडी नोट्स चाहिए और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में पता करना है, तो आप हमारी ऐप निमिजी नेट, ये येलो कलर में जो आइकन है ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको 1100 प्लस लाइव मॉक टेस्ट चाहिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के, तो दोस्तों आप हमारी ये ऐप ग्रीन वाली इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों के दोनों ऐप दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर है, आप निमिजी नेट सर्च करना, दोनों ऐप आ जाएगी। और या फिर आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। NTA UGC नेट यानी निमिजी नेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों कल हमने बात की थी फॉर्मल फैलेसीज़ के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं इनफॉर्मल फैलेसीज़ के बारे में। इसके काफ़ी तरह के टाइप्स हैं दोस्तों, और इसमें से बहुत क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ये हमारा नया टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें से आगे भी क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनफॉर्मल फैलेसीज़ क्या होती है, और हमने इससे पहले वीडियो बना रखी है कि फैलेसीज़ क्या होती है, फॉर्मल फैलेसीज़ क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि उसके बाद ही आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर 1 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोस देंगे, एड फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इनफॉर्मल फैलेसीज़ क्या होती है। देखिए इसको हिंदी में अनौपचारिक मिथ्या तर्क कहते हैं। Informal fallacies are difficult to spot because there are so many way to have
insufficient, irrelevant or ambiguous evidence which fail to warrant the conclusion। देखिए इनफॉर्मल फैलेसीज को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से टाइप होते हैं और इनसुफिशियंट तर्क दिए जाते हैं और इररिलेवेंट तर्क दिए जाते हैं। इसके अंदर काफ़ी तरह की प्रॉब्लम आती है इसको आइडेंटिफाई करने में, और क्या क्या दिक्कतें आती है वो सभी हम इसके अंदर बात करेंगे। देखिए इसमें बहुत से आगमनात्मक तर्क हो सकते हैं जिससे इन तर्कों के निष्कर्ष भी अनंत मिलते हैं। यानी कि ऐसे तर्क होते हैं जो हमें सही भी लगते हैं और लेकिन वो सही नहीं होते, उसके काफ़ी तरह के रिजल्ट निकल सकते हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हमें समझ में नहीं आता। और अब हम बात करते हैं कि इसकी सब कैटेगरी क्या हो सकती है, क्या क्या टाइप हो सकते हैं इनफॉर्मल फैलेसीज के। देर आर सो मैनी वेराइटी ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सब कैटेगरी। देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या कैटेगरी हो सकती है। नंबर 1, फैलेसीज ऑफ परसेप्शन। इसके अंदर क्या होता है, अनुमान की भ्रांति। अब देखिए इसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं, ये तो है हमारी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब इस कैटेगरी के अंदर कितने टाइप हो सकते हैं उनकी बात करते हैं। नंबर 1 पे है हस्ते जनरलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि ड्राइंग ए कंक्लूजन फ्रॉम ए इनसुफिशिएंट सैंपल, दिस इज बेस्ड अपॉन ओनली वन अबनॉर्मल सिचुएशन। इसके अंदर क्या होता है कि इनसुफिशिएंट हमारे पास सैंपल होता है, उससे हम कंक्लूजन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें एक अपर्याप्त नमूने से एक निष्कर्ष निकाला जाता है, यह असामान्य स्थिति पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने भी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये ड्राइवर है कार का, ये कह रहा है कि ऑल स्पोर्ट्स कार ड्राइवर आर सो अग्रेसिव। इसका मानना ये है कि जितने भी स्पोर्ट्स कार के ड्राइवर होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं। अब देखिए इसके पास कोई सुफिशिएंट रीजन नहीं है, ये विदाउट किसी रीजन के ऐसे ही अपनी बात कह रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हस्ते जनरलाइजेशन हमारे पास हो जाएगा। और आगे हम बात करते हैं, आगे हमारा किस तरह का फैलेसीज है। आगे हमारे पास पोस्ट हॉक एर्गो प्रोप्राइटर हॉक। इस देखिए ये जो नाम है आपको काफ़ी ऊट पटांग से लगेंगे, लेकिन फिर भी हमें इसको समझना जरूरी है। दिस मीनिंग आफ्टर दिस देयर फॉर बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि ये जो घटित हुआ है ये इस वजह से हुआ है, हम इसका रीज़न देते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि इसके बाद इसलिए इस वजह से ये हुआ है। इसके अंदर क्या होता है कि कारण और प्रभाव की व्याख्या की जाती है। इसके अंदर ए हुआ है तो बी हुआ, इसलिए ए ने बी को जन्म दिया, इस तरह की हम बात करते हैं इसके अंदर। देखिए इसका भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कहा है कि इसमें देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये आई मस्ट हैव गॉट फीवर बिकॉज ऑफ द होमवर्क आई एट लास्ट नाइट, यानी कि मुझे फीवर हुआ है। क्यों हुआ है मुझे फीवर, क्योंकि मैंने लास्ट नाइट होमवर्क यानी कि एक बर्गर के जैसी चीज़ होती है वो मैंने खा ली थी। तो इसने रीज़न दिया है कि मेरे को फीवर क्यों हुआ, क्योंकि मैंने पिछली रात बर्गर खा लिया था। एक और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल, मैंने एक गाय देखी और मेरी कार की दुर्घटना हो गई, इसलिए गाय देखना अपशकुन है। तो इन्होंने एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया है और इससे भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे रीज़न दिया जाता है कि किस कारण से क्या हुआ, और वो रीज़न जो है वो सही रीज़न नहीं हो सकता। आगे हमारे पास स्लिपरी स्लॉप। इसके अंदर क्या होता है, अपर्याप्त प्रमाण के साथ नकारात्मक परिणामों की भविष्यवाणी करना, यानी कि हमारे पास अपर्याप्त परिणाम होते हैं, सही क्या है कि सही आर्गुमेंट नहीं होते, उसके ऊपर हम नकारात्मक परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं। और इसका देखिए एक आया था हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, इसके अंदर आया था स्लिपरी स्लोप से ये क्वेश्चन आया था। इसके अंदर क्या है, इस अस्पताल में कुछ नर्सें सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनती, कुछ चिकित्सक निजी प्रैक्टिस करते हैं और महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, ठीक है, इसलिए इस अस्पताल में घटिया गुणवत्ता स्तर का उपचार किया जाता है। यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव परिणाम निकाला है और इनके जो भी आर्ग्यूमेंट है वो सही तरीके से सही नहीं है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि इस अस्पताल में कुछ नर्सें सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनती। अब देखिए कुछ जो नर्स है वो सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो अस्पताल है घटिया स्तर का इसमें उपचार होता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हम 100% नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपर्याप्त हमारे पास आर्ग्यूमेंट होते हैं और उन्हीं से हम नकारात्मक परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं। और आगे हम बात करते हैं वीक एनालॉजी। अब इसके अंदर क्या होता है,
उन मामलों से निष्कर्ष निकालना जो अपर्याप्त रूप से समांतर है। अब देखिए दो चीजें हमें समांतर दिखाई दे रही है, ठीक है, उनसे हम कुछ अपर्याप्त परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका भी एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। x इज लाइक y, जो x आदमी है वो y के जैसा है, उसके जैसा है, ठीक है। y हैज द प्रॉपर्टी ऑफ p, यानी कि y के अंदर p की प्रॉपर्टी है, p के गुण हैं। अब देखिए इसको अच्छे से समझिए, x जो है वो y के जैसा दिखता है, उसके जैसा है, और y है, y के अंदर किसके गुण है, p के गुण है। देयरफॉर x हैज द प्रॉपर्टी ऑफ p। अब इसने रिजल्ट निकाल दिया कि x के अंदर भी p की प्रॉपर्टी है। अब देखिए यहाँ पे सिमिलर है, समांतर दिख रही है ये दोनों चीजें, और यहाँ से हमने p का रिलेशनशिप इसके साथ निकाल दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो p की प्रॉपर्टी x के अंदर होगी ही होगी, ये हम अच्छे तरीके से नहीं कह सकते। और आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है कि आप क्या स्वीकार कर रहे हैं कि आप गलत हैं, इसके अंदर हम नेगेटिव तरीके से उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो हाँ भरेगा तो भी वो गलत होगा, ना कहेगा तो भी वो गलत होगा। कि हम कहते हैं कि क्या आप मानते हैं आपने झूठ नहीं बोला, इस तरीके से आपने झूठ नहीं बोला, क्या आप मानते हैं कि इस तरह से हम कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर वो हाँ में जवाब दे और ना में भी दे तो दोनों तरफ वो गलत होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आदमी समझ नहीं पाता कि इसका आंसर मैं क्या दूं। आगे हम बात करते हैं कम हॉक एर्गो प्रोपर्टर हॉक। ये चीज़ हमने पहले भी की थी और अब दोबारा से फिर देख लेते हैं कि इसका अर्थ है इसके साथ, इसलिए इस वजह से हुआ। ये हम ऊपर करके आए हैं ना। अब देखिए जो हमने ये किया था, ये बुखार वाला, इसका फीवर हो गया था, ये ऐसा ही है, सेम टू सेम वही है, ये दोबारा रिपीट हो गया है। आगे हम बात करते हैं स्वीपिंग जनरलाइजेशन फैलेसी। इसके अंदर क्या होता है, दिस इंक्लूड टू ब्रॉड ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ ए प्रीमाइस। इसके अंदर क्या होता है कि कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो उस बेस पे हम उसको बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको मानने लग जाते हैं। देखिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दौड़ लगाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हम सभी को पता है कि दौड़ लगाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन अगर हम ये कहते कि 10 मील दौड़ लगानी चाहिए तो ये तो अच्छा नहीं है ना। अगर कोई कहे दे कि 10 मील तक हमें दौड़ना चाहिए, ये तो फिर हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के अच्छा माना गया है किसी चीज़ को। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास स्वीपिंग जनरलाइजेशन फैलेसी आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक कैटेगरी थी, देख लीजिए आप, एक कैटेगरी के ये प्रकार है। और हम कौन सी कर ले थे, फैलेसी ऑफ परसेप्शन। और आगे हम बात करते हैं, हमारे पास है फैलेसी ऑफ रिलेवेंस। अब देखिए इसके भी कई टाइप है, उनके बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसमें तर्क के बजाय भावनाओं से अपील करते हुए अप्रासंगिक जानकारी द्वारा लोगों को मनाने का प्रयास किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि सही आर्ग्यूमेंट नहीं देते, हम इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, इमोशनली किसी बात के लिए मनवाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आर्ग्यूमेंटम एड वोकिलम। अब इसके अंदर क्या होता है, अपील टू द स्टिक। इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी को डराने की कोशिश करते हैं, अपील टू फियर। जैसे कि हम कहते हैं ना कि कल काम कर लेना भाई, नहीं तो मैं बहुत मारूंगा तुम्हें, कल मुर्गा बनाऊंगा, ऐसे कहते हैं ना हम, क्लास के अंदर हमने सुना है। तो वहाँ पे डरा के किसी से बात बनवाने की कोशिश की जाती है। हम कहते हैं या तो सच बोल दे, नहीं मैं तेरे को बहुत बुरा होगा तेरे साथ, डराने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं आर्गुमेंटम एड मिसेरिकॉर्डियम। अब इसके अंदर क्या होता है, अपील टू पीटी, यानी कि इसके अंदर हम दया से आप मनाने की कोशिश करते हैं। कहते कि भाई यार प्लीज़ मान जा यार, मान जा, मेरे लिए कर दे यार। उसमें हम दया से किसी को मनाने की कोशिश करते हैं। आगे हमारे पास आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम। अब इसके अंदर क्या होता है, अपील टू द पीपल, अपील टू पॉपुलरिटी। इसके अंदर हम किसी लोकप्रिय आदमी के बारे में बता के उससे अपील करते, भाई देख तू ना ये काम कर, तू फिर वैसा बनेगा, तेरे को भी इनाम मिलेगा। उस लड़के को देख, वो लड़का जब पास आया था ना तो उसके घर वालों ने उसको वो चीज़ दिलाई थी, और अगर तू ये करेगा ना तो तू भी शाहरुख खान की तरह इस तरीके से बहुत पॉपुलरिटी होगी तेरी। यानी कि किसी पॉपुलर आदमी का हम उदाहरण दे के उसको वो लालच दिखा के अब उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं।
In each of these cases we are using emotion which are irrelevant to the thesis being considered in the argument। यानी कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हम ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते हैं तो ये सही तरीका नहीं है हमारा किसी से अपनी बात मनवाने का, क्योंकि हो सकता है अगले को वो चीज़ अच्छी ना लगे लेकिन हम उसको डराएं या धमकाएं या फिर उससे दया की अपील करें तो वो है ना, वो कहीं ना कहीं गलत होगी। अदर फैल्सीज ऑफ रिलेवेंस अकर व्हेन वी इंट्रोड्यूस एविडेंस दैट शिफ्ट फोकस अवे फ्रॉम द थीसिस बिंग कंसाइडर। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम उसको प्रूफ दिखाने की कोशिश करते हैं, एविडेंस देने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम। इसके अंदर क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन, इसके अंदर किसी व्यक्ति के खिलाफ हम बात करते हैं। शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम द थीसिस टू पर्सन्स कैरेक्टर, इसके अंदर व्यक्ति के चरित्र के बारे में हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति के चरित्र पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम उसके अंदर जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं, वहाँ पे बहस चल रही होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वकील है वो जो भी मुजरिम वगैरह होता है उसके करैक्टर पे सवाल उठाता है कि इसने माय लॉर्ड इसने ये किया था, इसने वो किया था, इसने उस दिन झूठ बोला था और इसने ये कत्ल किया था। यानी कि उसके चरित्र पर हम ध्यान देते हैं और उसको अभियुक्त बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको मुजरिम बनाने की कोशिश करते हैं। उस टाइम हो सकता है कि हम उसको जो मुद्दा है मुद्दे से भटक के उसकी कमियां गिनवा के उसको गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं रेड हियरिंग। इसके अंदर क्या होता है, थीसिस से ध्यान हटाने के लिए अप्रासंगिक जानकारी पेश करना। इसके अंदर क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ पसंद है, उसको उसके अलावा कुछ और चीज़ का लालच दे दे, उसका ध्यान भटका दे, तो वहाँ पे क्या होगा, रेड हियरिंग होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए एक छोटी सी बच्ची ये कह रही है कि मॉम आई वांट दैट टॉय, यानी कि मुझे वो खिलौना चाहिए, लेकिन इसकी मम्मी कहती है कि हे लेट्स रस होम, यानी कि घर चलो, यम ट्रीट फॉर यू, यानी कि वहाँ पे तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जल्दी से घर चलो, मैंने तेरे लिए खाना बनाया है, जल्दी से चलो, घर पे मामा आए हुए हैं। यानी कि ये इसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लड़की क्या चाह रही है, बच्ची ये खिलौना लेना चाह रही है, लेकिन मम्मी कह रही है नहीं नहीं घर चलो, जल्दी से घर चलो, वहाँ पे मैंने तेरे लिए अच्छा खाना बनाया है, वहाँ पे मामा आए हुए हैं, वहाँ पे तेरा वो फेवरेट टीवी सीरियल आया हुआ है। यानी कि इसका ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं इग्नोरेंस इलेंजी। इसके अंदर क्या होता है, ड्राइंग द रॉन्ग कंक्लूजन फ्रॉम द एविडेंस, यानी कि साक्ष्य से गलत निष्कर्ष निकाल लेना। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये एक पांडा है, ये पांडा क्या कह रहा है, इफ साइलेंट मूवी आर ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि अगर साइलेंट मूवी ब्लैक एंड व्हाइट है एंड पांडा आर ब्लैक एंड व्हाइट, पांडा भी ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए देन पांडा मस्ट बी साइलेंट मूवी। ये कह रहा है कि जो पांडा है वो भी साइलेंट मूवी है फिर तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम साक्ष्य से गलत निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे पास एविडेंस है उनसे रॉन्ग कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हमारे पास स्ट्रॉ मैन फैलेसी। इसके अंदर क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति आदि की बातों को सिद्ध करने के लिए उसको बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। देखिए जैसे इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन का हिंदी में मतलब ये होता है कि वो जो हमारे खेतों में एक पुतला जो होता है, ड्रेवा कहते हैं हरियाणा में उसको, ड्रेवा, यानी कि डराने के लिए, पक्षियों को डराने के लिए होता है वो। तो इसके अंदर आदमी ऐसा तो नहीं होता ना, ये देखिए कैसे इनके हाथ बना रखे हैं और ये मुंह देखिए कैसे बना रखा है, तो और टांगे देखिए कैसे बना रखी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम पक्षियों को डराने के लिए उसको ये डरावना पुतला यहाँ पे बनाते हैं। तो इसके अंदर यही होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में जब हम बढ़ा चढ़ा के कुछ बात कहें और वो उसके बारे में अच्छी हो ही ना, गलत बात भी हम उसके अंदर कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉ मैन फैलेसी होगा। और इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये जितनी भी फैलेसीज करवाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे नंबर 3 पे जो कैटेगरी हमारे पास फैलेसीज ऑफ क्लियरिटी और एम्बिग्यूटी है दोस्तों, इसमें स्पष्टता की कमी के कारण या शब्दों की गलत फहमी से भी गलती हो सकती है। अब जो शब्द हमारे पास होते हैं वो स्पष्ट तरीके से नहीं हो सकते और उससे हम मिसअंडरस्टैंडिंग कर बैठते हैं।
और उसके अंदर क्या क्या है, किस तरह की फैलसीज है, क्या क्या टाइप है, उनके बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आता है इक्विवोकेशन। इसके अंदर क्या होता है, अप्लाइंग डिफरेंट डेफिनेशन टू ए सिंगल टर्म इन एन आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग डेफिनेशन को लागू कर देते हैं, एक तर्क में एक ही शब्द के लिए विभिन्न भाषाओं परिभाषाओं का उपयोग करना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्विवोकेशन फैलेसी हमारे पास होगी। इसका देखिए इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। गिविंग मनी टू चैरिटी इज द राइट थिंग टू डू, यानी कि चैरिटी में पैसे देना हमारे लिए एक अच्छी बात है। सो चैरिटी हैव ए राइट टू आवर मनी। तो इसमें ये कहा है कि चैरिटी है वो उनका अपने पैसे पे अधिकार है। अब यहाँ पे जो राइट है, राइट का अधिकार मतलब निकल रहा है यहाँ पे इसका मीनिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है, राइट का मतलब था अच्छी बात। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही शब्द है लेकिन इसका मीनिंग दोनों जगह पे अलग अलग निकल रहा है। तो यहाँ पे ये होगी इक्विवोकेशन फैलेसी हमारे पास होगी। बात करते हैं एमपी ही बोली। इसके अंदर क्या होता है, ड्राइंग ए कंक्लूजन फ्रॉम ए ग्रामेटिकल एम्बिग्यूटी, यानी कि व्याकरणिक अस्पष्टता से हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अब देखिए अलग हमारे हिंदी में काफ़ी शब्द होते हैं जिनसे हम अलग मतलब निकाल लेते हैं। जैसे एक होता है शाम, एक होता है शाम। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम शाम लिखेंगे तो अलग मतलब निकलेगा उसका, लेकिन शाम लिखेंगे तो उसका मतलब अलग निकलेगा। लेकिन अगर वहाँ पे व्याकरणिक गलती होगी तो सीधी सी बात है, उसका गलत मतलब निकलेगा ही निकलेगा। आगे हम बात करते हैं कंपोजिशन। अब इसके अंदर क्या होता है, किसी एक पार्ट से पूरे भाग का निष्कर्ष निकाल लेना। तो अब देखिए जैसे मान के चलिए कोई हमें दोस्त ये कहे कि यार वहाँ पे ना मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, क्या तो चलेगा क्या। तो अगर वो व्यक्ति ये कह दे कि नहीं यार मैं नहीं जा सकता, ठीक है, और आगे वो रीज़न बताना चाहता है कि मैं क्यों नहीं जा सकता, क्या रीज़न है, वो रीज़न सुने ना पहले ही जो पहले वाला दोस्त है वो कहते ठीक है भाई ठीक है, तुम ना जा, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है और कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आगे से तेरे साथ नहीं जाऊँगा। लेकिन अगला व्यक्ति कहे भाई रुक तो सही यार, मेरा रीज़न तो सुन, क्यों नहीं जा रहा मैं। लेकिन अगर हम उसके एक ही पार्ट से निष्कर्ष निकाल ले तो वो होगा कंपोजिशन होगा वहाँ पे। आगे हम बात करते हैं डिवीज़न की बात करते हैं। अगर कोई बात पूरे भाग के लिए सही है तो वो उसके सभी पार्ट के लिए भी सही होगी। कई बार हम एक ही बात को सही मान के और उस व्यक्ति के बारे में पूरी राय बना लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर यही है कि किसी एक भाग को हम सही मान लेते हैं और उसी से हम अलग जो और पार्ट है उनका भी डिसीजन निकाल देते हैं। आगे है नेचुरल फैलेसी। कोई चीज़ दिखने में अच्छी हो सकती है प्राकृतिक रूप से, लेकिन सच में शायद हानिकारक हो सकती है, तो वहाँ पे क्या होगा, नेचुरल फैलेसी होगा। अब देखिए सम अदर टाइप ऑफ फैलेसीज के बारे में हम बात करते हैं। फैलेसी ऑफ ट्रैवल रीजन। इसके अंदर क्या होता है, किसी निष्कर्ष के समर्थन में दिया गया एक कारण निष्कर्ष की सत्यता या मिथ्यता को स्थापित करने में बहुत ही महत्वहीन है। यानी कि कोई कंक्लूजन निकल रहा है, उसके लिए हम कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके सही होने में या निष्कर्ष निकालने में बहुत ही कम सहायक हो रहा है, बहुत ही कम महत्व है उसका। इसके अंदर ये होता है। और इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारा, तो ये देखते हैं। साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज ऑडियोबल। ये कह रहा है कि साउंड जो है वो परमानेंट है क्योंकि ये हमें सुनाई देती है। तो ये जो है ना, इसका महत्व बहुत कम महत्व आ रहा है। ये ना, इससे तो हम अच्छे तरीके से नहीं कह सकते ना कि साउंड जो है वो परमानेंट है। और परमानेंट कैसे, जैसे किसी ने कोई बात कह दी, ठीक है, तो वो बात कह दी तो वो उसी टाइम चली गई ना वापस, तो वो ये तो नहीं है कि पूरे दिन गूंजती रहेगी या चलती रहेगी। तो ये हम इसको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कह सकते। यहाँ पे इसका जो महत्व है वो बहुत कम महत्व है। महत्व हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत महत्व, लेकिन इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर फैलेसी ऑफ ट्रैवल रीजन हमारे पास हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं फैलेसी ऑफ इररिलेवेंट रीजन। इसके अंदर क्या होता है, किसी निष्कर्ष के समर्थन में दिया गया एक कारण सत्य या निष्कर्ष के लिए अप्रासंगिक या बेतुका होता है।
अब देखिए इसके अंदर यही है कि कोई हमें निष्कर्ष निकालना है, उसके समर्थन में जो कारण दिया गया, आर्ग्यूमेंट दिया गया है, वो बेतुका होता है, वो उससे मिलता ही नहीं है, बिल्कुल अलग होता है। तो वहां पे क्या होगा, फैलेसी ऑफ इररिलेवेंट रीजन होगा, बिल्कुल अलग होगा, बेतुका होगा उसके अंदर। आगे हम बात करते हैं फैलेसी ऑफ कंट्राडिक्टरी रीजन। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, किसी निष्कर्ष के समर्थन में दिया गया एक कारण सत्य या निष्कर्ष के लिए विरोधाभासी हो सकता है। यानी कि कोई बात कही गई है और उस बात को प्रूव करने के लिए कोई रीजन दिया गया है, तो वो जो रीजन है ना वो कंट्राडिक्टरी हो सकता है, विरोधाभास उसके अंदर हो सकता है। तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास फैलेसी ऑफ कंट्राडिक्टरी रीजन होगा। अब देखिए इन्होंने एक और एग्जांपल दिया, ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारे एग्जाम के अंदर। साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज प्रोडक्ट लाइक ए जार। तो ये क्या है, कंट्राडिक्टरी का मतलब है कि बिल्कुल अलग है और विरोधाभास हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा हो जाए फैलेसी ऑफ कंट्राडिक्टरी रीजन हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही आंसर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर विरोध हो रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है। साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज ए प्रोडक्ट लाइक जार। कोई कहेगा कि साउंड परमानेंट है क्योंकि ये जार की तरह है। जार मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम अचार वगैरह डालते हैं, कुछ चीज़ें डालते हैं। अगर मान के चलिए मैं आपको कहूँ कि साउंड जो है वो परमानेंट है क्योंकि जार की तरह एक प्रोडक्ट है, तो आप विरोध करोगे ना मेरी बात का कि नहीं नहीं सर आप तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल विरोध करोगे मेरी बात का। तो वहाँ पर क्या होगा, कंट्राडिक्टरी रीजन हो जाएगा। और आगे हम बात करते हैं फैलेसी ऑफ रॉन्ग एसरेशन। इसके अंदर क्या होता है, एक कारण बार बार दोषपूर्ण होने के बावजूद सही माना जाता है। एक कारण, एक रीजन देते हैं, ठीक है, वो बार बार गलत होने के बावजूद भी उसको सही माना जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, फैलेसी ऑफ रॉन्ग एसरेशन होगा। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो, और इसके अंदर मैंने आपको सभी टाइप ऑफ फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसीज करवाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको नई चीज़ें पता चली होगी और अच्छे से आप समझ पाए होंगे। मैंने आपको हर एक फैलेसी विद एग्जाम्पल आसानी से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।